सेवंथ सभी बच्चे ध्यान दें। हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत में पाठ 2। पाठ का नाम है नए राजा और उनके राज्य। अगली वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था, शेष पाठ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ जो इस मानचित्र में दिखाए गए हैं, जैसे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, चोल, चौहान आदि राजवंशों का उदय हुआ। राज्यों में प्रशासन, जो राजा लोग होते थे उन्होंने कई राजाओं ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा नामक उपाधि धारण की। त्रिभुवन चक्रवर्तिन यानी 3 भुवनों का स्वामी आदि इस तरह की उपाधियां कई राजाओं ने प्राप्त की थी। और जो राजा लोग होते थे वो किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से उनका जो आय थी उस आय का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य करते थे, यानी उनसे उसे लगान के रूप में वसूलते थे। जो राजा लोग थे वो किसानों से, पशुपालकों से, कारीगरों से एक हिस्सा लगान के रूप में लेते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान, यानी प्रशस्तियाँ एक ऐसे ब्यौरा होते थे जो सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को एक अच्छा शासक दर्शाने के लिए अपने आप को बढ़ चढ़कर सूरवीर, विजेता, योद्धा आदि मानते थे और उनका उल्लेख प्रशस्तियों में करवाते थे। एक शासक था समुद्रगुप्त, उसने प्रयाग प्रशस्त में अपने बारे में बताया है। दूसरा, ग्वालियर नामक स्थान पर एक प्रशस्ति पाई गई जिसमें प्रतिहार नरेश नागभट्टों के कामों का वर्णन किया गया है। इसी तरीके से जो राजा लोग होते थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे, यानी पुरस्कार में देते थे, और उस पुरस्कार को देने के बारे में ये ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था और उस ताम्र पत्र पर लिखे हुए को भी वो उसी को देते थे जिसे भूमि प्राप्त होती थी। जिसे दान देते थे उसे ताम्र पत्र पर लिखकर दिया करते थे दान के साथ साथ। 12वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत महाकाव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर के शासन के बारे में इतिहास दर्ज है। जो कश्मीर के राजा हुआ करते थे उनके बारे में। तो एक कल्हड़ नाम के कवि थे या लेखक थे जिन्होंने अपनी रचना राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया है और वह राजतरंगिणी संस्कृत में लिखी हुई है। आमतौर पर बताया गया है कि जो राजा लोग होते थे वो धन के लिए युद्ध किया करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे का राज्य छीन लेते थे और अपने नियंत्रण में दूसरे का क्षेत्र कर लिया करते थे। गंगा क्षेत्र यानी कन्नौज नगर पर प्राप्त करने के लिए कन्नौज नगर को गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक कई दिनों तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इस 3 पक्ष थे इस लड़ाई में, इसलिए इस लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये सुल्तान धन प्राप्त करने के लिए मंदिरों को भी लूटा करते थे और मंदिरों से जो सोने चांदी की मूर्तियां होती थीं उन्हें लूटा करते थे। और इसी तरीके से अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था सुल्तान महमूद। वो लगभग 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में आया था और उसने हमारे भारत में आकर एक मंदिर था सोमनाथ का मंदिर,
वो बहुत ही धन से संपन्न मंदिर था। तो उस मंदिर पर आके सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आके आक्रमण किया और उसके अंदर जो धन था वो सारा धन महमूद लूट ले गया। महमूद गजनवी के बारे में कैसे पता चलता है? तो जो महमूद गजनवी भारत आया था तो उसके साथ एक लेखक आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। अल-बरूनी लेखक था जिसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में, अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में लिखा है। महमूद गजनवी के बाद एक और लुटेरा भारत में आया जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी नामक लुटेरा भारत में आया और उसने पृथ्वीराज तृतीय पर यानी 1168 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक उसने पृथ्वीराज तृतीय पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरे साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। इसी तरह एक चोल शासक हुए थे, चोल शासक जो बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया और हमला करने के लिए इन्होंने जल सेना भी बनाई थी। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए मंदिर यानी तंजावुर का मंदिर और गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बड़े ही भव्य यानी बहुत ही सुंदर मंदिर हैं। स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। और ये प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, कांसे की प्रतिमाएं, ये भी बहुत सुंदर बनाई गई थीं और ये देवी देवताओं की ज़्यादातर प्रतिमाएं होती थीं। कृषि और सिंचाई, तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है उससे पहले वो छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। तो शाखाओं में बटने के कारण पानी उलीचती है, तो पानी उलीच की व्यवस्था अच्छी होती है, इसी कारण वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है और मिट्टी उपजाऊ होती है तो यहाँ पर लोग चावल की खेती करते हैं। किसानों के समूह को जो बस्तियाँ थीं उन्हें उर्क कहा जाता था और ये बहुत सिंचाई के क्षेत्र में समृद्ध हो गई थीं। और गांव का जो समूह होता था तो गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य किया करते थे। एक बेल्लाल नाम की जाति के जो किसान थे वो बहुत धनी किसान थे। वो सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज को अच्छा खासी तरह से देखते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामी राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेंद्र बेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेतन या किसान, अरैयार या प्रधान जैसी उपाधियां उन राजाओं को उन किसानों को राजाओं के द्वारा दी जाती थीं। अब देखते हैं भूमि के प्रकार, यानी जो भूमि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन बगाई, ये भूमि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे उनकी भूमि को बेलन बगाई कहते थे। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि
ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि शाला भोग, देवदान, तिरुमंटुकनी, यानी ये मंदिरों के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे देवदान या तिरुमंटुकनी कहते थे। पल्लचंदम, जैन स्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लचंदम कहते थे। अभिलेखों में वर्णित है कि जो भूस्वामी होता था उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए और वह ईमानदार होना चाहिए। इस तरीके से जो भूस्वामी होता था उसकी योग्यता के बारे में यहाँ पर वर्णन है। चीन में एक राजवंश हुआ था जिसका नाम था तांग। चीन में तांग राजवंश स्थापित हुआ था, जो राजधानी थी उसकी सियान, जो दुनिया का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई यानी बहुत से लोग आते थे और जाया करते थे। तो बच्चों, आज हमने अपना पाठ ये किया कंप्लीट। अब अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना है। धन्यवाद।